नमस्कार, मेरा नाम है अतुल और आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो किताब है ये किताब है भारत में पर्यावरण के मुद्दे, महेश रंगराजन की बुक है ये। तो ये दरअसल एडिटर है महेश रंगराजन। ये किताब जो है ये बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के। जो पर्यावरण के विचार हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे क्षेत्रवाद के आधार पे अगर आप देखें ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के भी अपने थॉट्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसे कि लॉ है, वाइल्ड लाइफ है या पर्यावरण का जो डीप इकोलॉजी वाला सेक्शन है उसका अलग है। जीव विज्ञानी वगैरह जो होते हैं, पक्षी विज्ञानी, उनका बिल्कुल अलग है। तो एक प्रमुख थॉट पर्यावरण पे टेम्पोरल स्केल पे भी हो सकता है कि यदि हम समय को वेरिएबल मान करके उसका इतिहास समझने का, उसके विचार को समझने का कोशिश करें। तो इसको इन्होंने माना है इस शुरुआत के 3-4 चैप्टर्स में, उसको मैं बताता हूँ आपको। महेश रंगराजन जी पर्यावरण पे लिखने वाले प्रमुख लोगों में से एक हैं। इस किताब में टोटल 5 खंड हैं। पहला जो खंड है पूर्व उपनिवेशी भारत, यानी कि प्री कॉलोनियल इंडिया। दूसरा है उपनिवेशी भारत, कोलोनाइज्ड इंडिया। तीसरा है स्वाधीन भारत में पर्यावरण, स्वतंत्रता के बाद का, पोस्ट इंडिपेंडेंस का। चौथा खंड है आंदोलन और विकल्प और पांचवा है वैश्विक मुद्दे। तो पहला जो भाग है, जैसा कि पता चल रहा है कि अंग्रेजों के पहले के इसमें इतिहास है, तो इसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग कई सारे आर्टिकल्स हैं। वी एन मिश्र के, माखन लाल के, रोमिला थापर जी के, दिव्य भानु सिंह, सुमित गुहा, ऐसे कई सारे लेखक हैं। इसमें पहला जो चैप्टर है वो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान और पतन के बारे में है। उसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से जो सभ्यताओं का उत्थान और पतन होता है उसमें एज ए वेरिएबल इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो ड्राउट हो या फसलों का जो चक्र परिवर्तन हो, माइग्रेशन हो, ऐसी चीज़ें पूरी की पूरी सभ्यताओं के बनने और बिगड़ने का बहुत बड़ा एक कारण साबित होती है। इसमें जैसे मुगल हैं, महान मुगल चले शिकार करने, आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, चीते जैसे समाप्त हो गए भारत से, शेरों की प्रजातियां विलुप्त हो गई। हरियाणा और दिल्ली में बिग कैट्स के बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती थी। उत्तर प्रदेश में पूरे गंगा के जो तटीय मैदान है उसमें पाए जाते थे। आज जो शेर हैं वो सिर्फ गुजरात में बच गए हैं और भारतीय चीता तो विलुप्त हो गया। तो चीते का कारण ये होता है कि चीते क्लोज्ड इन्वायरमेंट में वो वंश वृद्धि नहीं कर सकते हैं अपनी, उनको ओपन इन्वायरमेंट चाहिए। और चीतों को कुत्तों की तरह पाल लिया गया एक टाइम पे, और मुगल्स के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा शिकार किया गया। इस वजह से क्या हुआ कि चीते विलुप्त हुए। दूसरी चीज़ कि दूसरे भी जानवर विलुप्त होते गए उस हिसाब से, क्योंकि फूड साइकिल में हम जानते हैं कि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें वो बताते हैं कि किस तरह से शिकार किया जाता था, पूरा डिटेल्ड है, और उसका इकोलॉजी पे क्या प्रभाव पड़ा। दूसरी चीज़, इसमें एक और चैप्टर है वन और बस्ती। ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर है, रोमिला थापर ने लिखा है इसको। इसमें वो बताती हैं कि वन की जो परिभाषा है, जो भारत बाद में परिभाषा हुई और आज जो हम समझते हैं फॉरेस्ट की, वो शुरुआत के दौर में भारत में किस तरीके से बिल्कुल इससे अलग थी। लोगों को दंडित करने के लिए वन में भेज दिया जाता था। वन और नगर में भेद किस तरह की था, वन और गांव में भेद किस तरीके से था, और किस तरीके से वनवासी और नगरवासी में फ़र्क करके देखा जाता था। तो इन सारी चीज़ों पे आज जो हम समझते हैं कि ये यूनिवर्सल डेफिनेशंस हो गई हैं फॉरेस्ट की और दूसरी चीज़ों की, उसको आप एकदम एक अलग नज़रिया आपको देखने को मिलेगा अगर ये चैप्टर हम पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक जो अप्रोच शुरू हुई स्पेशली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से, उसके पहले का भारत का जो पर्यावरण था वो किस प्रकार से था, उसमें परिवर्तन, जैसे लोग समझते हैं कि इन्वायरमेंटल जो चेंज है या क्लाइमेट चेंज है वो कोई नई फिनोमिना है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे वन पहले भी काटे गए हैं, साफ किए गए हैं, लेकिन उनका स्केल इतना बड़ा नहीं था, पॉपुलेशन का लोड इतना बड़ा नहीं था, और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट शायद इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन वो कितना था और उसका असर क्या हुआ, वो जानना बेहद ज़रूरी है। और वो अगर आप इसका पहला हिस्सा पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्री कॉलोनियल टाइम में, जैसे कि आज के बहुत सारे लेखक और बहुत सारे बुद्धिजीवी और बहुत सारे सामान्य लोग भी सिर्फ ये समझते हैं कि ये जो आज परिस्थिति निर्मित हो रही है पर्यावरण की समस्या, ये सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल टाइम्स के बाद की है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके पहले की भी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं।
दूसरा इसका जो खंड है कॉलोनियल टाइम्स में उपनिवेशी भारत, इसमें महात्मा गांधी और पर्यावरण आंदोलन, जो गांधी का पर्यावरण दर्शन है महात्मा गांधी का, और विशेष तौर पर महात्मा गांधी का पर्यावरण दर्शन उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गया। जैसे कि चिपको में वो देखा गया, दूसरे जो बांध के जल जंगल जमीन के जो आंदोलन थे उनमें देखा गया। तो उसके बारे में आर्टिकल है रामचंद्र गुहा का। रामचंद्र गुहा की स्पेशलिटी है उस पर महात्मा गांधी के पर्यावरण दर्शन पे वैसे भी उनका अच्छा आर्टिकल है। इसमें एक सालिम अली जी का बहुत अच्छा आर्टिकल है, अनोखेपन के फायदे, माधव गाडगिल का। सालिम अली महान पक्षी वैज्ञानिक जो कि एक शिकारी थे, पक्षियों को मारना उनका काम था, लेकिन शिकार करते करते गौरैया जो है उनको पसंद आ गई, उनको अच्छी लगने लगी और पूरा जीवन उन्होंने गौरैया को बचाने में लगा दिया, पक्षियों को बचाने में लगा दिया। तो उनके जीवन की और जीवन का उनका जो पर्यावरण दर्शन है उसके बारे में बहुत ही अच्छा सुंदर सा लेख लिखा है। माधव गाडगिल सीनियर प्रोफेसर हैं आईएससी बेंगलोर के और इनका बहुत अच्छा काम है वेस्टर्न घाट्स पे। तो ये लेख भी बेहद अच्छा है, पढ़ने लायक है। तीसरा जो खंड है इसमें स्वाधीन भारत में पर्यावरण, मतलब आज़ादी के बाद के भारत में पर्यावरण क्या हो। इसमें एम.एस. स्वामीनाथन, अंतरिक्ष पृथ्वी पर खेती, स्वामीनाथन जी जो कृषि के विशेषज्ञ बहुत बड़े। हरित क्रांति पे है, बर्बाद जमीन का पुनरुद्धार, दियारा डायरी, अनमोल खजाने की बर्बादी, तो मिजोरम में मानव और वन। तो भारत का जो पूरा बड़ा भूगोल है और विभिन्न विषय हैं उन सबको कवर करते करते एक एक आर्टिकल्स हैं इसमें। जैसे कि मिजोरम में, जैसे मैंने बताया अभी, मिजोरम में मानव और वन करके एक जो आर्टिकल है ये दमन सिंह ने लिखा है। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। इसी प्रकार से पहला जो है स्वामीनाथन जी का, वो भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। हरित क्रांति, इसका प्रभाव क्या हुआ, दुष्प्रभाव क्या हुआ, इसके ऊपर भी आर्टिकल है। इसके बाद जो है चौथा खंड है इसमें आंदोलन एवं विकल्प। इसमें पर्यावरणीय आंदोलनों के बारे में बताया गया है, कैसे जिस समय पहला बैठक हो रहा था 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, उसी समय भारत में चिपको आंदोलन शुरू हो रहा था। और उस समय आपको याद होगा, शायद आप सबने पढ़ा होगा कि पॉवर्टी इज बिगेस्ट पॉल्यूटर कहा गया था, कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है। लेकिन भारत में जो पॉवर्टी सबसे बड़ा प्रदूषण नहीं है, बल्कि सबसे वंचित लोगों द्वारा दुनिया का सबसे महानतम पर्यावरण आंदोलनों में से एक चिपको शुरू किया गया। और उन्होंने ये अपने अधिकार के लिए शुरू किया, अपनी आजीविका के लिए शुरू किया। तो भारत में जो पर्यावरण है वो पर्यावरण इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर है, सबसे नीचे से आता है, बॉटम से। और वो पर्यावरण जो है वो आजीविका से जुड़ा हुआ है, उनके सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। वो अपर मिडिल क्लास का पर्यावरण बिल्कुल अलग है, यूरोपीय पर्यावरणवाद बिल्कुल अलग है। तो इसमें आपको भारतीय जो पर्यावरण जन आंदोलन है वो किस प्रकार से स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार बदलते हैं, इसके अलावा किस तरीके से उनके जीवन को प्रभावित करते हैं जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनके बारे में है। ये माधव गाडगिल और गुहा का आर्टिकल है। पारिस्थितिकीय संघर्ष, इकोलॉजिकल स्ट्रगल है, जैसे इकोलॉजिकल रिफ्यूजीज बहुत सारे आ रहे हैं क्योंकि बाढ़ है, सूखा है, दूसरे भी खेती की ज़मीन बंजर हो गई, या फिर सेलाइन वाटर वगैरह की वजह से ज़मीन खराब हो गई, या दूसरे कई कारण हैं, मछलियाँ नहीं बची उस तरीके से जैसे पहले थी। तो इन सब वजहों से इकोलॉजिकल रिफ्यूजीज जो पैदा होते हैं उनका संघर्ष, इसके अलावा जो अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं उस आंदोलन से, उसके बारे में भी बताया गया। विस्थापन का दर्दनाक किस्सा, एक किस्म चैप्टर है संजय संगवई का, ये भी अच्छा है आर्टिकल। समुदाय, इलाका, नागरिकता, अंजना सुब्रमण्यम का है। बाढ़ से मिली सीख, आरोमर रेवी का है। तो ऐसे अलग अलग हिस्सों के चैप्टर्स हैं और डिफरेंट रीजन्स भी इसमें कवर हुए हैं और डिफरेंट टॉपिक्स भी कवर हुए हैं, जो स्पेशली इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं और उससे जो निकले अल्टरनेटिव्स हैं उसके ऊपर। जो अंतिम खंड है वो भारत से बाहर जाता है, वैश्विक मुद्दे। दुन्नू रॉय का पहला चैप्टर है, इस पहला आर्टिकल है इसमें, पर्यावरणवाद और राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंटलिज्म। इसमें डिटेल्ड तरीके से उन्होंने ग्लोबल सिस्टम की बात करी है कि किस तरीके से इन्वायरमेंटलिज्म और पॉलिटिकल इकोनॉमी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, और किस तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमी में इन्वायरमेंटलिज्म शामिल हो रहा है कुछ हद तक, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिसिंग है। इसी तरीके से
एक दोस्त बनकर परमाणु वापस आने की, तो परमाणु हथियारों के ऊपर है और रिएक्टर्स के ऊपर है ये। ग्लोबल वार्मिंग और इंडिया, भारत, आनंद पटवर्धन का ये लेखक है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि कैसे इम्पैक्ट इंडिया पे किस तरीके से अलग पड़ेगा, दूसरे देशों पे अलग पड़ेगा, ग्लोबल साउथ की भी इसमें थोड़ी सी बात है। तो ये वैश्विक मुद्दों पे चैप्टर्स हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अब इस किताब की समरी बताना इसलिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। तो कुछ एक आर्टिकल्स के बारे में मैंने बताया जो कि ठीक लगे, हल्का बेसिक समरी। तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं अगर आपको पर्यावरण के डिफरेंट टेम्पोरल स्केल पे अगर आप समझना चाहते हैं कि टाइम फ्रेम में, डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट लोगों के विचार क्या हैं, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो आप इसके बारे में कुछ और हमें भी बता सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण की कोई दूसरी किताब हो जो हम पढ़ सकते हैं और उसका वीडियो बना सकते हैं, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।